गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के लेसन 2 राष्ट्रीय आय के लेखांकन में कुछ और टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें है उत्पाद और मूल्य वर्धित विधि। इसमें उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तु और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। तो एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 प्रकार के उत्पादक हैं। वे गेहूं उत्पादक किसान और ब्रेड निर्माता बेकर हैं। गेहूं उत्पादक गेहूं का उत्पादन करते हैं और उन्हें मानव श्रम के अलावा किसी भी प्रकार के आगत की आवश्यकता नहीं होती है। गेहूं का कुछ अंश वो बेकर को बेचते हैं। बेकर को ब्रेड के उत्पादन में गेहूं के अतिरिक्त अन्य किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। अब सामने 2.1 सारणी बनी हुई है। तो गेहूं किसान ने कुल उत्पादन गेहूं का किया 100 रुपए का, जिसका मूल्य था, और बेकर ने जो ब्रेड बनाई उसका मूल्य था 200 रुपए। किसान ने जो गेहूं लिया था इस सारणी में देखिए, उसमें मध्यवर्ती वस्तु कुछ भी नहीं है, बस यही माना गया है कि श्रम इस्तेमाल किया है। बेकर ने उसमें 50 रुपए का गेहूं इस्तेमाल किया। तो मूल्य वर्धित यानी वैल्यू एडेड में किसान का कुल मूल्य गेहूं का क्या हो गया 100 रुपए, और बेकर का 200 रुपए की ब्रेड में 50 रुपए का योगदान जो है वो गेहूं का किसान का था गेहूं का। तो 200 में से 50 घटा देंगे तो 150 आ जाएगा। तो अगर हम जो है गेहूं की जो 100 रुपए की मात्रा है और बेकर की ब्रेड की 200 रुपए मूल्य का ब्रेड बनाया है, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो सीधे सीधे हमें 300 रुपए मिलेगा। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम ध्यान दें कि समस्त उत्पादन का मूल्य 300 रुपए नहीं है। किसान 100 रुपए मूल्य का गेहूं उपजाता है, इसमें उसको किसी भी प्रकार की मध्यवर्ती चीज की आवश्यकता नहीं है। तो 100 रुपए मूल्य की उपज में पूर्ण योगदान का अधिकारी है किसान, है ना। लेकिन ब्रेड बेकर ने क्या किया है, उसने 50 रुपए का गेहूं खरीदा है। तो 200 रुपए की ब्रेड में वो उसको पूरा वो नहीं मिलेगा, पूर्णता योगदान नहीं मिलेगा बेकर का, कि उसने श्रम में बनाया है, उसने 50 रुपए का गेहूं भी मिलाया। तो इसका जो मूल्य वर्धित होगा वैल्यू बेकर के ब्रेड की, वो 150 रुपए होगी। तो अब हम अगर हम समस्त उत्पादन निकालें अर्थव्यवस्था में, तो 100 रुपए किसानों का निवल योगदान और 150 रुपए बेकर का निवल योगदान मिला के 250 रुपए होगा। तो फर्म में निवल योगदान को जिस शब्द से सूचित करते हैं उसे हम मूल्य वर्धित कहते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए कि कोई फर्म ऐसी है जो अपना सामान बनाने के लिए कच्चा माल खरीदती है उत्पादन प्रक्रम में, तो जो कच्चा माल खरीदती है उसको हम मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। अब अगर मान लीजिए कि हम इस उदाहरण में उत्पादन श्रृंखला में अधिक कारकों को समाविष्ट कर लें, जैसे कि किसान गेहूं के उत्पादन में उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इन आगतों को गेहूं के निर्गत मूल्य से घटाना होगा, अथवा बेकर अपना ब्रेड जलपान गृह को बेचता है, जिससे मूल्य वर्धित की गणना वस्तुओं के मूल्य को घटाकर यानी ब्रेड के मामले में करनी होगी। मूल्यह्रास की संकल्पना के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, है ना। अगर हम मूल्य वर्धित मूल्यह्रास को शामिल करें तो हम मूल्य वर्धित का जो मूल्य प्राप्त होगा उसे हम सकल मूल्य वर्धित कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फर्म 100 रुपए मूल्य का उत्पादन करती है, उस वर्ष 20 रुपए का मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग किया जाता है और पूंजी उपभोग का मूल्य 10 रुपए है। तो फर्म का सकल मूल्य वर्धित 100 रुपए माइनस 20 रुपए बराबर 80 रुपए प्रति वर्ष होगा। और निवल मूल्य वर्धित 100 में से 20 घटाएंगे, फिर 10 और घटाएंगे, क्योंकि पूंजी उपभोग जो है वो 10 रुपए है। तो 100 में से हमने 30 घटाया तो 70 रुपए प्रति वर्ष आएगा। अर्थशास्त्र में हम कभी कभी अविकृत निर्मित वस्तुओं और अर्ध निर्मित वस्तु या कच्चे माल का स्टॉक जो कोई भी फर्म एक वर्ष में अगले वर्ष में रखता है उसे हम माल सूची कहते हैं। जैसे अविकृत निर्मित वस्तु जो है रखी गई है स्टॉक में, तो हम उसे माल सूची कहते हैं। माल सूची एक स्टॉक परिवर्त है।
माल सूची में हास अपसंचय होता है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक वर्ष के दौरान किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन बराबर वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि फर्म के पास आरंभ में 100 रुपए मूल्य का अभिकृत स्टॉक था। वर्ष के दौरान इसने 1000 रुपए मूल्य की वस्तु का उत्पादन किया, इसमें से 800 रुपए मूल्य की वस्तु की बिक्री हुई, अतः उत्पादन और बिक्री के बीच अंतर 200 रुपए है। ये 200 रुपए माल सूची में परिवर्तन है। ये 100 रुपए मूल्य की माल सूची से जुड़ जाएगी, जिससे कि फर्म ने उत्पादन आरंभ किया था। अतः वर्ष के अंत में माल सूची 100 रुपए प्लस 200 रुपए बराबर 300 रुपए है। याद रखें कि माल सूची में परिवर्तन एक समय अवधि के बाद होता है, इसलिए इसे प्रवाह परिवर्त भी कहते हैं। माल सूची में परिवर्तन नियोजित और अनियोजित हो सकता है। एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि एक फर्म जो है कमीज बनाती है, उसके पास वर्ष के आरंभ में 100 कमीज की माल सूची है, यानी उसके स्टॉक में 100 कमीज है। अगले वर्ष वो 100 कमीज बेचने की आशा करती है, अतः वो 1000 कमीज का उत्पादन करती है और वर्ष के अंत में 100 कमीज की माल सूची रखना चाहती है। किंतु वर्ष के दौरान अप्रत्याशित रूप से कमीज की बिक्री कम होती है, फर्म केवल 600 कमीज ही बेच पाती है। इसका मतलब है 400 कमीज अविक्रित रह जाती है। वर्ष के अंत में फर्म के पास 400 प्लस 100 500 कमीजें हैं। माल सूची में 400 की अप्रत्याशित वृद्धि अनियोजित माल सूची संचय का उदाहरण है। इसके विपरीत यदि बिक्री 1000 से अधिक होती है तो वो भी माल सूची का अनियोजित अपसंचय है। जैसे बिक्री 1050 की होती है तो न केवल 1000 कमीजों के उत्पादन की बिक्री होती, बल्कि फर्म को माल सूची से भी 50 कमीज की बिक्री करना पड़ती। माल सूची में ये 50 की अप्रत्याशित कटौती माल सूची में अप्रत्याशित संचय का उदाहरण है। तो बच्चों, आज हमने आपको कुछ और टॉपिक बताए हैं और इसको अच्छे से पीडीएफ से देखिएगा और इनकी परिभाषाएं पीडीएफ से देख के कॉपी में नोट कर लीजिएगा।